हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कंपनी ऑडिट वाला चैप्टर कर रहे थे, उसके कुछ सेक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, आज जो भी ये मेरे लेक्चर है कंपनी ऑडिट के, उसके जो भी नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हैं। आप वो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। तो आज जो फर्स्ट सेक्शन हम रीड करने वाले हैं वो है रेजिग्नेशन ऑफ अ ऑडिटर। तो रिमूवल तक की बात हम कर चुके थे। अब यहाँ पर ये सेक्शन बोलता है कि जो ऑडिटर है वो खुद से भी रिजाइन कर सकता है अगर वो चाहे तो। उसे क्या करना पड़ेगा, उसको ऑडिटर को जब भी वो रिजाइन करता है विदिन 30 डेज उसको रीजन देना होगा। एक स्टेटमेंट के अंदर कंपनी को ADD 3 के अंदर फाइल करना होगा। ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा किस कारण से वो रिजाइन कर रहा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसको प्रेशराइज कर दिया हो मैनेजमेंट ने रिजाइन करने के लिए। इसलिए ऐसा बोला गया है कि जब भी वो रिजाइन करता है उसको 30 डेज में उसको ADD 3 स्टेटमेंट के अंदर उसको रीजन देने पड़ेंगे रेजिग्नेशन के। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है वो ऑडिटर को कंपनी को भी फाइल करना पड़ेगा और एज वेल एज ROC को भी फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ये बोलता है कि गवर्नमेंट कंपनी के केस के अंदर कंपनी प्लस ROC प्लस CAG तीनों को ये जो स्टेटमेंट है वो फाइल करना पड़ेगा। बस इतना ही डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन की। ठीक है, सेक्शन 141 क्या बोलता है कि जो भी एक ऑडिटर है कंपनी का वो कब क्वालिफाई होगा, कब डिस्क्वालीफाई होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत ही इजी सेक्शन, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बस आप मेरे साथ साथ ये सुनते रहना। हाँ, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सेक्शन क्या बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो CA इन प्रैक्टिस है वो ऑडिट करने के लिए क्वालिफाई है। ये तो हमें भी पता है, कंपनी ऑडिट कौन कर सकता है, एक CA कर सकता है जो प्रैक्टिस में हो। अगर कोई फर्म या LLP है तो उस केस के अंदर जो मेजोरिटी पार्टनर्स है वो प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होगा तभी वो फर्म या LLP किसी कंपनी की ऑडिट कर सकती है। सेकंड, हम बात करेंगे साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की। तो अगर इंडिविजुअल है तो उस केस में जो CA इन प्रैक्टिस होगा, यानी कि जो इंडिविजुअल होगा वही साइन करेगा। लेकिन अगर फर्म या फिर LLP है तो उस केस के अंदर जो मेजोरिटी, पहली बात तो ये क्या बोल रहा है, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर CA इन प्रैक्टिस है वो साइन करेंगे एंड ओनली वन पार्टनर कैन बी साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहली बात तो ये इंडिविजुअल के केस में जो CA इन प्रैक्टिस है वो साइन करेगा। फर्म के केस के अंदर पहली बात तो फर्म वही ऑडिटर बन सकती है जिसकी मेजोरिटी ऑफ पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया है। दूसरी बात ये बोल रहा है कि मेजोरिटी ऑफ पार्टनर जो प्रैक्टिस में है वही साइन करेंगे और उन सबकी तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव उनका साइन कर सकता है। ठीक है, पर वो CA इन प्रैक्टिस होना चाहिए। अब हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर में सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP। तो मैंने आपको पहले बताया केवल यहाँ पर जो LLP है वो फर्म के अंदर इंक्लूड होती है तो वो यहाँ पर ऑडिटर बन सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए डिस्क्वालीफाई है। दूसरा ये बोलता है कि एम्प्लॉय एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कंपनी के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है वो पहले से उस कंपनी में या तो कोई एम्प्लॉय है या फिर ऑफिसर है। मतलब उसी कंपनी का डायरेक्टर उसकी ऑडिट थोड़ी ना कर सकता है और ना उसका एम्प्लॉय उसकी ऑडिट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोलता है, नेक्स्ट ये बोलता है कि सेकंड नंबर जो पॉइंट है उसका कोई पार्टनर या एम्प्लॉय है तो वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि कंपनी का कोई ऑफिसर है, उसका कोई पार्टनर है या फिर उसका कोई एम्प्लॉय है तो वो भी ऑडिट करने के लिए इनएलिजिबल होगा। और अगर कंपनी किसी एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है तो वो भी ऑडिट यहाँ पर नहीं कर सकता। नेक्स्ट ये बोलता है सेकेंड डिस्क्वालिफिकेशन, यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या बोलता है, एनी पर्सन, उसका रिलेटिव और उसका पार्टनर अगर उस कंपनी के अंदर कोई कंसर्न रखते हैं तो वो वहां पर ऑडिट नहीं कर पाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सी कंपनी की बात हो रही है। तो कंपनी जिसके लिए ऑडिटर अपॉइंट किया जाना है उसकी होल्डिंग कंपनी या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी या फिर इस कंपनी की एसोसिएट कंपनी या फिर होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी। सबसे पहले तो ये सब कंपनीज है। अब इस कंपनी के अंदर क्या कंसर्न नहीं होना चाहिए, सबसे पहले हम वो देखते हैं। पहली बात सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात लोन नहीं होना चाहिए, तीसरी बात गारंटी गिवन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किस किस की, तो पार्टनर जो पर्सन अपॉइंट किया जाना है उसकी, उसके रिलेटिव की और उसके पार्टनर की। ठीक है, लेकिन ये क्या बोलता है कि इन केस ऑफ द रिलेटिव दे कैन होल्ड द सिक्योरिटीज अप टू द फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। मतलब ये करीब जो पर्सन है इसका रिलेटिव 1 लाख तक की यहाँ पर सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है। लेकिन मान लो उसके पास में 1 लाख तक की सिक्योरिटीज थी, लेकिन जब ऑडिटर अपॉइंट हो गया तो इन रिलेटिव्स ने क्या किया और सिक्योरिटी बाय कर ली। तो यहाँ पर उस केस के अंदर उनको 60 डेज का टाइम दिया जाएगा और 60 डेज के टाइम में जो 1 लाख से ऊपर की वैल्यू है उन्हें वापस सरेंडर करना पड़ेगा या फिर वापस उनको सेल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस 60 डेज की ग्रेस पीरियड में उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ऑडिटर है वो इनएलिजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या बोलता है, होल्ड सिक्योरिटी इवन इफ ₹1,
मतलब ₹1 की भी सिक्योरिटी इनके पास में नहीं होनी चाहिए, पर्सन के पास, रिलेटिव के पास, पार्टनर के पास। लेकिन रिलेटिव के केस में ₹1 लाख की फेस वैल्यू है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फेस वैल्यू की हो सकती है, ठीक है। सेकेंड ये क्या बोलता है, लोन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख, मतलब इन तीनों ने ही या फिर तीनों ने एग्रीगेट यहाँ पर 5 लाख है, वो यहाँ पर नहीं दिए हुए होने चाहिए कंपनी को, 5 लाख से ऊपर, ठीक है। अप टू 5 लाख है तो चलेगा। इसके बाद गारंटी की जो वैल्यू है वो 1 लाख और अबाउ की नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 1 लाख से नीचे तक की है तो वहाँ उस केस में चलेगा, लेकिन 1 लाख या अबाउ की गारंटी गिवन नहीं होनी चाहिए इनकी तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट ये बात करते हैं रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आएगा। तो अगर HOF है तो HOF के तो सारे ही मेंबर रिलेटिव होंगे। अगर कोई पर्सन है तो पर्सन का स्पाउस और जो सन है और सन का स्पाउस है, डॉटर और डॉटर का स्पाउस, ब्रदर सिस्टर और यहाँ पर फादर मदर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप में कौन कौन इंक्लूड होगा, तो स्टेप फादर मदर, स्टेप ब्रदर सिस्टर, स्टेप सन और उसकी स्पाउस। अगर स्टेप डॉटर है तो वो यहाँ पर कवर नहीं है रिलेटिव की डेफिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या बोलता है कि जो भी इंडिविजुअल फर्म जिसको अपॉइंट करना है किसी भी कंपनी की ऑडिट करने के लिए, उसका बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक का ये पॉइंट तो कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो सकता है, आर्म लेंथ प्राइस तक हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एयरटेल का कोई ऑडिटर है तो वो एयरटेल की सिम नहीं बाई कर सकता, सिम वो बाई कर सकता है, लेकिन जो आर्म लेंथ प्राइस है उस पर बाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी जनरल पब्लिक के लिए टर्म्स कंडीशन है वही टर्म्स कंडीशन उसके लिए होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कौन कौन सी कंपनी में बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, जिस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट है टू बी अपॉइंटेड है उसमें, प्लस उसकी होल्डिंग कंपनी, प्लस इसकी सब्सिडरी कंपनी, प्लस इसकी एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट की सब्सिडरी और होल्डिंग की सब्सिडरी। यहाँ पे इसके अंदर तो केवल होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी ही इंक्लूड थी, यहाँ पर एसोसिएट की अगर सब्सिडरी है तो उसके साथ भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, मतलब पार्टनर फर्म का डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली उसके रिलेटिव और के थ्रू या नेटवर्क फर्म के थ्रू भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आर्म लेंथ प्राइस है तो अलाउ है। ये क्या बोलता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विस अलाउड इन सी एक्ट 1949 नॉट इक्वल टू द बिजनेस रिलेशनशिप। इसके कहने का मतलब क्या है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन मान लो प्रोफेशनल सर्विस के रूप में है, लेकिन वो प्रोफेशनल सर्विस ऐसी सर्विस है जो CA एक्ट 1949 में रेंडर करना अलाउड है, तो उस केस में बिजनेस रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, पर्सन हुज रिलेटिव आर KMP और डायरेक्टर इन द कंपनी, तो वो यहाँ पर इनएलिजिबल होगा, मतलब वो और उसका रिलेटिव कंपनी के डायरेक्टर या फिर KMP नहीं होने चाहिए। अ पर्सन हु इज इन द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर or a person or a partner of a firm holding appointment as its auditor on the date of appointment, reappointment, holding appointment as an auditor of the 20 companies। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ये कि जो भी ऑडिटर अपॉइंट किया जाना है वो किसी और कंपनी में फुल टाइम अपॉइंटमेंट पे नहीं होना चाहिए, तभी वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। इसके अलावा जो सीलिंग लिमिटेड 20 कंपनीज उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब मान लो कोई पर्सन ऑलरेडी 20 कंपनीज के अंदर यहाँ पर ऑडिटर है तो वो अब इस कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता है, क्योंकि सीलिंग लिमिट होती है, इसको हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और अगर कोई फर्म है, फर्म में मान लो 2 पार्टनर है तो दोनों 20-20 ऑडिट ले सकते हैं, ठीक है, 20 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कंपनी ऑडिट की बात हो रही है, टैक्स ऑडिट में ये जो लिमिट है वो 60 ऑडिट्स की है, ठीक है। अब इस 20 कंपनीज में सारी कंपनीज इंक्लूड होगी एक्सेप्ट कौन कौन सी, ब्रांच ऑडिट, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़। तो ये कंपनीज है वो इस सीलिंग लिमिट में इंक्लूड नहीं होगी, मतलब इसकी कंप्यूटेशन करते टाइम पे इसको हम एक्सक्लूड करेंगे इन सब कंपनीज को, बाकी यहाँ पर हाईएस्ट 20 हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है अ पर्सन हु हैज बीन कॉन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड पीरियड ऑफ 10 years नॉट elapsed। मतलब क्या बोल रहा है, कोई भी पर्सन जिसको कॉन्विक्ट किया है कोर्ट ने किसी भी फ्रॉड के लिए, ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड कोई भी हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, कमर्शियल या कुछ भी फ्रॉड किया उसने बिजनेस में किया, तो वो अगर उसके लिए कन्विक्टेड किया है कोर्ट ने, तो वो जब भी जिस डेट को कन्विक्टेड हुआ है उस डेट से लेके और 10 साल तक वो किसी भी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट ये क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर करता है सर्विसेज को अंडर सेक्शन 144 जिसमें 8 सर्विसेज दे रखी है होल्डिंग कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में और सब्सिडरी कंपनी में, तो वो यहाँ पर ऑडिट नहीं कर सकता। अब ये 144 की सर्विसेज कौन सी आगे हम रीड करेंगे। नेक्स्ट ये बोलता है रिमूवल बाय द ट्रिब्यूनल, अगर किसी ऑडिटर को रिमूव कर दिया ट्रिब्यूनल ने तो उस केस में वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड होता है, ये हम पहले भी रीड कर चुके हैं। इसके अलावा ये क्या बोलता है, अगर कोई डिफॉल्ट कंपनी है, मतलब जो अपने एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल नहीं कर रही है, तो उस केस में अगर उस कंपनी के ऑडिटर ऑडिट करता है
जो तो उसको 20 कंपनीज में इंक्लूड किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, उसकी शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कंपनी बहुत सालों से रिटर्न फाइल नहीं कर रही है, 100 करोड़ से कम है, तो वो यहाँ पर सीलिंग लिमिट में नहीं आएगी, लेकिन वो बहुत साल से रिटर्न फाइल वगैरह नहीं कर रही है, कंप्लाइंसेस पूरी नहीं कर रही है, तो उसको यहाँ पर ले लिया जाएगा। इस प्रोविजन का जो मेन मकसद था वो ये क्या था कि जो डिफॉल्ट कंपनीज है उसकी पहली बात तो ऑडिटर है उसको ऑडिट लेनी ही नहीं चाहिए, इसको डिस्करेज करने के लिए ये प्रोविजन लाया गया। मतलब ये जो कंपनीज है जैसे ब्रांच ऑडिट है या ओपीसी है, ये लोग अगर अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, अपनी कंप्लाइंसेस पूरी नहीं कर रहे, तो इस लिमिट के अंदर उनको गिन लिया जाएगा, तो ऑडिटर है वो ऑटोमेटिकली उनकी ऑडिट नहीं लेगा। नेक्स्ट ये क्या बोलते हैं, सेक्शन 144 की सर्विसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी सर्विसेज देखोगे तो मान लो जैसे अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग है, अगर ऑडिटर खुद ही अकाउंटिंग और बुक कीपिंग करेगा किसी कंपनी की तो वो क्या ऑडिट करेगा उसकी, ठीक है, तो वैसी ही सर्विसेज है यहाँ पे, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुअरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ द आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज एंड एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये सर्विसेज डायरेक्टली एंड डायरेक्टली ऑडिटर को कंपनी में प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप एक बार समझोगे इसको, जैसे कि डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अगर खुद ही ऑडिटर डिजाइन कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है किसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, तो वो उसकी ऑडिट नहीं कर सकता, तो इस तरीके से समझ के पढ़ना आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट ये बोलते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, सेक्शन 142, और ये सर्विसेज कहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, तो कंपनी में, उसकी पेरेंट कंपनी में, मतलब होल्डिंग में, सब्सिडरी में और एसोसिएट में, ठीक है। रेमोनरेशन कौन डिसाइड करेगा, तो रेमोनरेशन डिसाइड कौन करेगा, अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, बीओडी, तो वही डिसाइड करेंगे, और अगर कोई और ऑडिटर है तो मेंबर्स डिसाइड करेंगे। रेमोनरेशन के अंदर वो सारी आएगी जो ऑडिटर को पे किया जाता है, एनी सम पेबल टू द ऑडिटर, फीस भी आएगी आउट ऑफ पैकेट एक्सपेंसेस, जैसे कि कोई भी कनेक्शन है बिजनेस के साथ में, ऑडिट के साथ में, मतलब कि जैसे ऑडिट करने गया तो उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब कितनी कोई भी एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट प्लस फीस यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये जो है कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू।